और इसकी नमस्कार, मैं हूं बाबा विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में भारत के मूर्धन्य हस्ताक्षर नामचीन शख्सियत मौजूद हैं। इसका परिचय तो बाद में अरविंद जी कराएंगे। फिलहाल मित्रों, आज इस शो का, इस चौपाल का हम लोग एक बार परिचय करा दें। मित्र, आपातकाल के दुःस्वप्न और संपूर्ण क्रांति के स्वप्न के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वह स्वप्न भी थे, दुःस्वप्न भी थे। सवाल तो 2 जून की रोटी का था, सवाल रोजगार का था, सवाल समता और स्वतंत्रता का था। मित्रों, आजादी के सपने कुम्हला रहे थे। देश के नौजवान बैलेट छोड़ करके बुलेट की तरफ बढ़ रहे थे। पूरे देश में अराजकता थी और सच है कि स्वतंत्रता की दिशा तब तक उल्टी हो चुकी थी। स्वतंत्रता शीर्षासन कर रही थी, उसको पांव के बल खड़ा होने की बेचैनी भारतीय जनमानस में व्याप्त थी। तैयारी शुरू हो गई थी, लहरों का निमंत्रण आ चुका था। तैयारी बड़ी थी, ताज बदलने की, तख्त बदलने की। देश की तरुणाई अंगड़ाई ले रही थी। मित्रों, आपातकाल की वह काली रात कितनी भयावह थी, यह अंदाजा नहीं था कि इसकी सुबह होगी कि नहीं होगी। लेकिन भारतीय समाज की यह खासियत है, भारतीय समाज के भीतर प्रतिकार की वह क्षमता है, वह एंटीबायोटिक पावर है जो कभी भी प्रतिगामी संस्कृति या कभी भी विकृति को संस्कृति बना करके नहीं जिया। हजारों वर्षों से संघर्ष करने की आदत रही है हमारी, अभ्यास रहा है। चाहे सुरक्षा सीमा की हो, संप्रभुता की हो या स्वतंत्रता की हो, हम इसके लिए लगातार आहुतियां देते रहे, कुर्बानियां देते रहे। मित्रों, चुनौतियां बहुत बड़ी है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और जो रियल दुनिया थी, वो रियल दुनिया आज रील में कन्वर्ट हो रही है। जो वास्तविकता थी, आज जो है हम चैट जीपीटी और कृत्रिम बौद्धिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज संकट इतना बड़ा है 21वीं सदी में। जब याद करते हैं आपात काल को और याद करते हैं संपूर्ण क्रांति को, आपातकाल अगर एक काली रात थी तो संपूर्ण क्रांति एक स्वर्णिम सुबह की तरह हमारे सामने में थी। लेकिन वह संपूर्ण क्रांति जो हकीकत के रूप में थी, आज फसाने के रूप में हमारे सामने में है। एक इतिहास के तरह है। हम जब नॉस्टैल्जिया के शिकार होते हैं तो हम सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति, तमाम प्रकार की क्रांतियों की चर्चा करते हैं। लेकिन जो मौजूदा सवाल है, सवाल आज का है। चुनौतियां अगर नई हो तो उन चुनौतियों से लड़ने का औजार भी नया हो। यह दोहराव का वक्त नहीं है, यह रिपीटेशन का वक्त भी नहीं है। चाहे दोहराव गांधी का हो, चाहे दोहराव लोहिया का हो, चाहे दोहराव जेपी का हो, यह दोहराव का वक्त नहीं है। अगर अभी हम वर्तमान में लोहिया प्लस का चिंतन नहीं कर सके, गांधी प्लस का चिंतन नहीं कर सके, अंबेडकर प्लस का चिंतन नहीं कर सके, तो शायद हम मौजूदा सवालों का हम समाधान नहीं खोज पाएंगे। मित्रों, मैं क्योंकि सुनना है, इतने बड़े विद्वान प्रतिनिधि हस्ताक्षर यहां मौजूद है समाज के, हम लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां तो परंपरा रही है नेति नेति की। हम अंतिम सत्य मान करके, मुझे लगता है कि
सिद्धांतों का, विचारों का आग्रह। विचारों की दास्ता भी बहुत खतरनाक है, और विचारों की दास्ता आज ऐसी है कि किसी को पांचजन्य अंतिम सत्य लगता है, किसी को दास कैपिटल अंतिम सत्य लगता है, और अगर बहुत परिवर्तन की बात होगी तो कोई दास कैपिटल को छोड़ करके पांचजन्य पकड़ लेता है, कोई पांचजन्य को छोड़ करके दास कैपिटल पकड़ लेता है तो दास्ता ही। आदत तो पकड़ने की है, आपके पास में कोई खुला मन नहीं है, ताजा हवा का झोंका, अपने ज्ञान प्रक्रिया में आनंद नहीं देना चाहते हैं, आग्रही होकर के बैठे हुए। आज इस देश में जो बौद्धिक समूह की जो चुनौतियां हैं वह इतने आग्रही हैं, उनको लगता है कि मेरी जो समझ है वो अंतिम सत्य है, इसके अलावा सत्य कहीं नहीं है। मित्रों, मैं इस बहस की शुरुआत करना चाहता हूं खुले मन से और स्वतंत्रता के साथ में, दलीय आग्रह से मुक्त होकर के तमाम, क्योंकि दलीय आग्रहों की सीमा हमने देख ली है, हमने तमाम वादों को भी देखा है। यह मानवीय सभ्यता तमाम वादों से गुजर गई है, कोई बचा नहीं है। पूंजीवाद, साम्यवाद, नक्सलवाद, समाजवाद, फेबियन सोशलिज्म, ना जाने कितने इज्म हैं। तमाम इज्मों से दुनिया की मानवीय सभ्यता गुजर चुकी है, उनके भोगे हुए यथार्थ सामने में है। अब कौन सा वाद हम लेकर के चलेंगे? क्या वह वाद संबंधवाद होगा? वह वाद कैसा होगा? वह इसकी चर्चा आज करेंगे, मौजूदा सवालों की चर्चा करेंगे। यद्यपि परिचय कराएंगे अरविंद ओझा जी तमाम मेहमानों का। मैं सीधे तौर पर अरविंद ओझा, जो कि प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं, साहित्यकार, संगठक और कला प्रेमी है, हमारी मुलाकात जब इनसे होती है हम समाज से सरोकार स्थापित कर लेते हैं। जैसे ही संवाद शुरू होता है सरोकार घटित होता है। एक सांस्कृतिक समझ और साफ समझ अरविंद ओझा की है। संस्कृति समाज को जोड़ती है, सियासत समाज को तोड़ती है। हम कैसी राजनीति करेंगे? चर्चा आज जो इस चौपाल पर है कि सांस्कृतिक राजनीति की और राजनीतिक संस्कृति की। जब हम सांस्कृतिक राजनीति की बात करते हैं, सांस्कृतिक राजनीति का मतलब उस दैविक राष्ट्रवाद से नहीं है, वह नागपुर से निकला हुआ वह आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स का पार्ट नहीं है। हम जब सांस्कृतिक मन लेकर के, सुचितापूर्ण मन लेकर के जब राजनीति में जाएंगे तो राजनीति की भी संस्कृति बदलेगी। जब हम सांस्कृतिक राजनीति की बात करते हैं वो दैविक राष्ट्रवाद से जोड़ करके नहीं करते हैं, उस मिलिशिया से भी जोड़ करके नहीं करते हैं, वह घृणा आधारित हमारी सांस्कृतिक राजनीति की शुरुआत नहीं हो। आज विषय बहुत ही गंभीर है, सांस्कृतिक राजनीति बनाम राजनीतिक संस्कृति। इस पर हमारे माननीय अतिथि चर्चा करेंगे। इसके पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अरविंद ओझा जी, जो फिल्मकार भी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने माननीय अतिथियों का परिचय कराएं ताकि बहस की शुरुआत की जा सके। अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और ये बहुत ही एक सुअवसर है कि आज लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला संस्कृति प्रतिष्ठान और ऑनलाइन चैनल द डायलॉग के संयुक्त तत्वाधान में आज का यह जो विचार गोष्ठी है, जो विचार विमर्श का सत्र है, उसका आयोजन हमने किया है। और इसके पहले कि यहाँ तमाम जो उपस्थित जो हमारे विद्वान आमंत्रित वक्तागण हैं उनका मैं परिचय कराऊं, मैं दो शब्द अपने संगठन और जो सांस्कृतिक जो वैचारिक परिदृश्य है हमारे चिंतन प्रक्रिया का, मैं उसको बस दो शब्द रखना चाहूंगा। संपूर्ण क्रांति की जिस अवधारणा के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहे, आज वो 50 साल, इस महीने ही 50 साल कंप्लीट हुए संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को, और वो अपने सिद्धांत में और व्यवहार में अनेकों प्रयोगों से होकर ये जो अवधारणा है वो गुजरी। और 50 साल बाद हम देखते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, जो व्यक्ति का जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन है, वो कितने अनेक मोड़ों से होकर गुजरा। और आज निश्चित रूप से हम एक ऐसे समय के बिंदु पे खड़े हैं जहां पे तमाम प्रवाह के बावजूद भी ये लगता है कि हम सबको एक आत्मलोकन की जरूरत है, और यह निश्चित करने की भी जरूरत है, यह निर्णय लेने का भी क्षण है। और बहुत व्यापक संदर्भों में अगर बात करें तो यह
समझने का विषय है कि दरअसल मनुष्य की जो प्रगति है, मनुष्य का जो चिंतन है, मनुष्य की जो बौद्धिकता है, उसमें राजनीतिक जो चेतना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जीवन का जो सांस्कृतिक जो पक्ष है, जो सांस्कृतिक चेतना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। या तमाम कलात्मक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जो प्रक्रिया के जो तत्व हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि हम उसका जो एक कल्मिनेटिंग जो पॉइंट है, एक जो अंतिम बिंदु हो, वो राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक व्यवस्था पे आकर वो खत्म हो जाए, या जितनी भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो मूलतः इस धारणा को लेकर बनाई गई हैं कि अंततः हम अपने जीवन के सांस्कृतिक पक्ष को और सुंदर और विकसित और चेतनशील बनाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीति और संस्कृति के जो दोनों पक्ष हैं, उसको हम कैसे देख रहे हैं, और यही हमारा केंद्रीय विचार है। और जयप्रकाश नारायण ने एक बार बोला था कि जीवन में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ तब तक नहीं है जब तक हम समानता और शोषण मुक्त समाज के साथ आत्म स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति की बात नहीं करते। और यह जो कथन है, यह जो वक्तव्य है जयप्रकाश नारायण जी का, इसकी जो ध्वनि है, वो मुझे लगता है कि उसका जो विस्तार है, जो उसकी व्यापकता है, वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। और इसी इसी दृष्टि के संदर्भ में हम अपनी तमाम जो ये जो विमर्श है आज का, उसको हम लेकर चलेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे अपने तमाम विद्वानों से कि वो किस तरीके से जो प्रगति की अवधारणा है, जो सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, जो तमाम जितने असंतुलन हैं मूल्य अमूल्यन का, और जितने भी आयाम है जीवन के और कलात्मक दृष्टियों के, उनको समाहित करते हुए वो कैसे चीजों को रखें। ये सच बात है कि जो देश, जो समाज, जो व्यक्ति अपने सांस्कृतिक जड़ों से उन्मूलित होता है, वो आज नहीं तो कल जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा है कि हम अस्तित्व में तभी तक वर्तमान होते हैं, हमारा अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक हम किसी की सोच में, किसी के विचार में या किसी की कल्पना में होते हैं। में कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई व्यक्ति सोचना छोड़ देता है, तो उसका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। तो ये जो अवधारणा है दृष्टि की, वो सिर्फ एक व्यक्ति के सापेक्ष नहीं है, वो समाज के सापेक्ष भी है, राष्ट्र के सापेक्ष भी है, और बहुत व्यापक तौर पे जो मनुष्य का जो सांस्कृतिक बोध है, उसके सापेक्ष भी है। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के सत्र में जो हमारे जो आमंत्रित विद्वान वक्तागण हैं, उनका मैं एक एक करके परिचय कराऊंगा। और सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा पद्मश्री श्री श्याम शर्मा जी का, जो भारतीय समकालीन कला के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं, पटना से जुड़े हैं, और सर की जो कला यात्रा है, ये बहुत अद्भुत यात्रा रही है, अनेकों पड़ाव आए हैं, और जिस तरीके से इनका जो योगदान है, इन्होंने कला और संस्कृति और जो रचनात्मक जो विचार है उसको जैसे इन्होंने समृद्ध किया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के ये चेयरमैन रहे, कॉलेज पटना जो आर्ट कॉलेज है उसके प्रिंसिपल रहे, और इसके साथ ही अनेक देश और विदेश के अनेक जो सांस्कृतिक जो संस्थान है, जो कार्यक्रम है, उसे इनका सीधा सीधा सरोकार रहा है। एक बहुत ही बड़े संदर्भों में इन्होंने बहुत एक लंबी और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो पीढ़ी है कला में, उसके ये मार्गदर्शक रहे हैं, और हम सब जो है लाभान्वित होते हैं सर के शब्दों से, रंगों से, विचार से। और ये खुशकिस्मती है कि आज पद्मश्री श्री श्याम शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है श्री अशोक आत्रे सर। श्री अशोक आत्रे सर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, एक जर्नलिस्ट, एक कहानीकार, एक समीक्षक, एक पोएट, कवि, और इसके साथ साथ फिल्मों में अनेकों तरह के प्रयोग करने वाले एक बहुत ही अनूठी व्यक्ति, जिनसे मिलने मेरा संबंध पिछले 4-5 सालों से है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि हम जब भी बात करें 2-3 दिनों में, तो मैं समृद्ध होता हूं इनसे बात करके। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो हमारे ऊपर की जो पीढ़ी है, जितने लोग हैं, वो इतने सहृदय हैं, उनके अंदर इतनी विनम्रता है कि वो बहुत सहजता से जुड़ते हैं, और बहुत ही मित्रवत अपने जो अनुभव है, अपने ज्ञान है, उसको साझा करते हैं। तीसरे जो व्यक्ति हैं श्री महेंद्र नाथ ओझा जी। श्री महेंद्र नाथ ओझा जी मूलतः एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं,
रेलवे के बड़े अधिकारी के रूप में अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, और साहित्य के बहुत ही गहरे मर्मज्ञ कवि, चिंतक, और सच कहूं कि जो हमारी, चूंकि हमारा संबंध में हमारे चाचा जी हैं, और जो हमारी जो उपस्थिति है कला जगत में, समाज में, जो भी हमारा सरोकार है, उसके सीधे सीधे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, विचार के स्तर पे, अनुभव के स्तर पे, और जितनी भी जो चेतना के जितने भी सरोकार हो सकते हैं, उन सबका जो श्रेय है वो श्री महेंद्रनाथ ओझा जी को जाता है। तो यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो भी जुड़े हैं इस मंच से। तीसरे जो बहुत अद्भुत व्यक्ति है वो श्री राजशेखर व्यास जी है, और मुझे लगता है कि अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए। श्री राजशेखर व्यास जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, दिल्ली दूरदर्शन के अतिरिक्त निदेशक के पद पे कार्यरत रहे हैं, और ये उज्जैन के उस समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा से आते हैं जिससे पंडित सूर्य नारायण व्यास, पद्म भूषण के पिताजी पंडित सूर्य नारायण व्यास, भारत के बहुत महानतम और चुनिंदा जो ज्योतिषाचार्य हैं और जो अच्छे साहित्यकार और व्यंग्यकार हैं, उस परंपरा से आते हैं। और उज्जैन में जो भारतीय भवन जो है, भारतीय भवन एक सांस्कृतिक केंद्र है, और मैं तो उज्जैन गया हूँ, सर के पास में जाता रहता हूँ, और जब भी हमारे दिल्ली में मुलाकात हुई इन्होंने हमेशा सहयोग किया, और जो हम लोगों को अनुजों की तरह इन्होंने प्यार दिया है। और उस पूरी जो परंपरा है, जो इनके परिवार की जो परंपरा है, जो सांस्कृतिक जो परंपरा है उज्जैन की, भारतीय भवन की, पंडित सूर्यनारायण व्यास की जो एक समृद्ध साहित्यिक जो परंपरा रही है, उसको लेकर उसके प्रति जो इनका अनूठा समर्पण है वो बहुत ही सराहनीय है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा जुड़ाव है उससे हम सभी लाभान्वित होते रहते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि श्री राजशेखर व्यास जी जो बहुत अद्भुत वक्ता, विद्वान, लेखक के साथ साथ ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो आज इस मंच पे जुड़े हुए हैं। जी जो धन्यवाद। पंडित, हाँ, ओमानंद, स्वामी ओमानंद सरस्वती जी शायद अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं उनका परिचय करा दूं। ओमानंद सरस्वती जी एक बहुत ही अद्भुत स्पिरिचुअल योग गुरु है जिनसे मेरा जुड़ाव पिछले 6-7-8 सालों से है। हिमालय पे रहते हैं, एक लंबा समय 20-25 सालों से वो ऋषिकेश और उत्तर काशी में उन्होंने अपना समय बिताया है। संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश के बहुत बड़े जानकार हैं। अभी अभी उन्होंने एक नया एक नॉवेल लिखा है विद इन 15 डेज, जिसमें वो सनातन जो मूल्य परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखने और उसकी जो सर्वव्याप्ति है उसको केंद्र में रहकर, जो सद्भावना है मनुष्यता के अंदर, उसको केंद्र में रहकर उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत उपन्यास लिखा है जो अभी अभी प्रकाशित हुआ है। तो उनसे जो एक आध्यात्मिक और एक जो तंत्र पे और वेदांत पे जो एक हमारा जो विमर्श होता है वो बहुत ही शानदार और अद्भुत रहता है। उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। और डॉक्टर योगेंद्र सर से मेरी मुलाकात पहली बार है, हालांकि मैं अनेकों सत्र में सर को सुना है, और बाबा विजेंद्र जी ने जो आज विशेष परिचय दिया, तो मैं बड़ा ही गौरवान्वित हूँ कि आज मंच पे सीधे सीधे डॉक्टर योगेंद्र सर से जुड़ने का मौका मिला। एक बहुत बड़े लेखक, विचारक, समाजवादी चिंतक, गांधीवादी जो विचार के जो एक उसको विस्तार में जो कुछ चुनिंदा जो व्यक्तित्व हैं उनमें सर की जो गिनती होती है। भागलपुर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े पदों पे ये कार्यरत रहे, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, गंगा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे, और अनेकों लेखन कार्यों से उनकी संबद्धता रही। और हमें बड़ी खुशी है कि आज इस मंच पे तमाम जो विद्वान वक्तागण हैं उनके साथ हमें डॉक्टर योगेंद्र जी को भी सुनने का मौका मिलेगा। जी सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। मुझे लगता है कि जितने बड़े लीजेंड यहाँ मौजूद हैं और इनके बारे में बताएं तो कई सत्र गुजर जाएंगे। आज सुबह से डॉक्टर योगेंद्र सर से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं भी सुनूंगा सबसे, लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि सवाल संवेदनशील है, मैंने विषय रखा है सामने में, लेकिन अभी जो मौजूदा चुनौतियां हैं, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हम नागरिक की भूमिका क्या हो, जब दलों का चाल, चेहरा, चरित्र और चिंतन एक हो जाए, दलों के रंग ढंग एक हो जाए, डंडों के आकार हो जाए, झंडों के आकार हो जाए, कोई बदलाव नहीं हो, तो इस दुर्भि काल में, इस संक्रमण काल में हम नागरिकों की क्या भूमिका हो। तो मुझे लगता है कि एक ही विकल्प बचता है, नागरिक हस्तक्षेप का। तो ये नागरिक हस्तक्षेप की दिशा और दशा क्या हो, सीधे तौर पर मेरा लोभ है कि डॉक्टर योगेंद्र आज विषय की शुरुआत करें। सर, योगेंद्र सर। सभी
बुजुर्गों को, बड़ों को प्रणाम। आवाज मैंने बढ़ा दिया विजय जाए सर। जी। मैंने विजय जी से आग्रह किया था कि पहले मुझे ना बुलवाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा है तो उनका सम्मान करते हुए मैं अपनी बात कहूँगा। मुझे लगता है कि जब संकट देश में आए तो आज़ादी की लड़ाई को याद करनी चाहिए। जितने भी साहित्यकार थे उन दिनों, प्रेमचंद थे, पत्रिका निकालते थे, संवाद करते थे, कहानियाँ लिखते थे, उपन्यास लिखते थे और स्वाधीनता लड़ाई में शामिल रहते थे। माखनलाल चतुर्वेदी हुए, साहित्यकारों की पूरी परंपरा है, विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार थे और वो लड़ाई में जाते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, अपनी बात कहते रहे। एक नागरिक का फर्ज है जब संकट में हो देश तो आंख खोल कर देखे और अपनी बात कहे। जैसा विजय जी ने कहा कि आग्रह नहीं, वैचारिक दायरे नहीं, कोई किताब नहीं, कोई शास्त्रीयता नहीं, हम खुले मन से देखें कि कौन सा काम मनुष्य को मारने वाला है, कौन सा काम मनुष्य को जिलाने वाला है। इस देश में एक संविधान बना हुआ, संविधान में कुछ मूल्य अंकित किए गए। अगर हमारा काम उन मूल्यों के खिलाफ जाता है, जैसे आपातकाल का जिक्र हुआ, 25 जून 1975 का जिक्र हुआ, वो काला दिन था, बहुत बुरा दिन था, बहुत भयावह था, बहुत भयानक था और जनता ने लड़ाई लड़कर उसको खत्म किया। आज की तारीख में भी देखिएगा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, साहित्यकारों को पकड़ लेना, विरोधी विचारों से असहमत होने का अधिकार सबको है। अपनी बात कहने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है जो संविधान प्रदत्त है और उस पर जब आक्रमण होगा, जिसके द्वारा भी होगा, वह गलत होगा। बातों की आजादी, अगर फूल नहीं खिलता है बाग में विभिन्न तरह के, एक तरह का ही फूल खिलता रहता है, जब सम पर आता है तो जीवन भी नष्ट हो जाता है। असहमति अगर लोकतंत्र के मूल में है, उसकी संस्कृति में है, उसकी सभ्यता में है, तो कहने सुनने का अधिकार तो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दो स्तर पर हमारा दिमाग चलता रहता है। एक कहता है कि राजनीति में संस्कृति नहीं होनी चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि राजनीति में धर्म भी होना चाहिए, संस्कृति भी होनी चाहिए। साहित्य और संस्कृति का जो मूल है, जो काम करना चाहता है, साहित्य भी समाज की समस्याओं से जुड़ा रहता है, संस्कृति भी जुड़ी रहती है, उसी से समृद्ध होती है। और राजनीति भी जो है वह वही काम करती है। व्यास सर फ्रेम को ठीक कर ले, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है व्यास सर। राजशेखर जी, हाँ थोड़ा सा कर ले, अच्छा नहीं लगता। जी जी योगेश सर, सॉरी। दोनों में एक आंतरिक संबंध है। अगर राजनीति में संस्कृति नहीं होगी तो राजनीति कल ही होगी, उज्जड़ होगी, बेकार होगी, व्यर्थ होगी। लेकिन संस्कृति के नाम पर भयानक राजनीति होगी कि वही ऐसा है, तो वह भी कम खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि यह देश जो है वो बहुत सांस्कृतिक देश है। अगर आप अंडमान में चले जाएं तो आपकी संस्कृति और अंडमान की संस्कृति में कोई संबंध ही नहीं। वहाँ जो लोग जैसे जीते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, कई लोग तो ऐसे हुए कि आधुनिक सभ्यता में आना ही नहीं चाहते। आधुनिक सभ्यता के लोग वहाँ जाते हैं तो उसको मार देते हैं। तो बहुत तरह की संस्कृतियों से नागालैंड चले जाएं, असम का पूरा जो इलाका है वो उस इलाके में चले जाएं, और बिहार या बंगाल या विभिन्न तमिलनाडु और जितने हैं, वो बहुत सांस्कृतिक देश है। तो जाहिर है कि हमें सभी संस्कृतियों के प्रति थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, सम्मान के साथ उसको देखना चाहिए। अगर एक तरह की संस्कृति लागू करने की कोशिश कीजिएगा, एक तरह का धर्म लागू करने की कोशिश कीजिएगा, तो अंदर में कन्फ्रंटेशन होगा और ये बेवजह होगा, मूल बातों से भटका कर होगा।
और इसलिए मुझे लगता है कि नागरिक होने के नाते देश के स्वभाव, उसकी प्रकृति को समझा जाना चाहिए। इसका स्वभाव क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी समझ क्या है, इसके विचार क्या है, क्या एक ठोस रूप ले सकता है जिस पर हम बातचीत करें। यह देश किसी सत्ताधारी का नहीं है, यह देश 1 अरब 40 करोड़ जनता का है और सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। जितना अधिकार एक प्रधानमंत्री को है, उतना ही अधिकार योगेंद्र को है, उतना ही अधिकार एक आम जनता जो सड़क पर चल रही है उसको है। और इसका सम्मान करना पड़ेगा, इसका कद्र करना पड़ेगा, इसको व्यवहार के रूप में देखना पड़ेगा। यह नहीं कि हमने ज्यादा पढ़ लिया तो हमको ज्यादा कहने का अधिकार है, और जो कम पढ़ा लिखा है, जो जूझ रहा है रोजमर्रे के जीवन में, उसको कहने का अधिकार नहीं है। इस तरह की अहंकार से आपको मुक्त होना होगा। जनता जो हम सब हैं, आज जिस दौर में है, उस राजनीति के बारे में बात ना करना ही अच्छा। अभी अच्छा ये है कि खुलकर देखें कि अर्थ की नीति कहाँ जा रही है, समाज की नीति कहाँ जा रही है, संस्कृति हमारी कहाँ जा रही है, राजनीति का जो तंत्र है वो कहाँ जा रहा है, समाज में लोकतंत्र है भी या नहीं है, या लोकतंत्र के नाम पर एक पूरा भटकाव है, चुनाव के नाम पर जो धंधे हैं वो कौन सा धंधा है। जब इसको हम खोल कर देखेंगे तो मुझे लगता है कि पार्टी बंदी छोड़ दिए, उसको कोई मतलब नहीं है। अब जनता के लिए कोई मतलब नहीं है। जनता के लिए मतलब यह है कि जो भी इसको कर्म में शामिल है, जो भी, वह गलत काम कर रहा है। अगर पैसे के आधार पर चुनाव जीता जाता है तो आप कल्पना कीजिए कि पैसे वालों की सुरक्षा करेगा, वो सुरक्षा क्यों करेगा आपका? एक सामान्य सी बात है। लेकिन सामान्य सी बात भी जनता कभी कभी नहीं समझना चाहती है। लेकिन जनता बहुत बड़ी होती है, अगर उसके मन में ठान लेती है कि हमको ये काम करना है, तो वो बहुतों को, इंदिरा गांधी को उसने हरा दिया। मैंने मामूली बात नहीं थी। मैं 2 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ते हुए जेल जा चुका हूँ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए जेल जा चुका हूँ। जब सड़क पर खड़े होते थे तो लोग कहते अरे पागल कहीं का, इंदिरा गांधी कभी खत्म होगी, वो कभी हार ही नहीं सकती है। और इस विश्वास को जनता ने ये कर दिया। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ बातें अपनी कह दी हैं, और अन्य मित्र भी हैं, उसके लिए स्पेस चाहिए, उनको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। जी जब दूसरी दौर में संजोग से आएगा तो अपनी बात कहूंगा। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपको, अपने जी बात जी जी का मौका दिया। अब मैं जी अब राजशेखर सर के पास में आना चाहता हूँ। राजशेखर जी तो बहुत महान वक्ता हैं, और खास करके जो लोकनायक के सपने थे, वे सपने कहाँ हैं? क्या हम सपनों को दोहराते रहेंगे, याद करते रहेंगे, आत्ममुग्ध होते रहेंगे? लेकिन जो यह भटकाव है, और जो लगता है बाहर बाहर से चमको चमको, उस चमको के नीचे जो श्रांद है, हमने अपने पूर्वजों की जो दी हुई थाती थी, उसको हमने समाप्त किया। हमने गंगा को, हम हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज ने जो गंगा दिया, गंगा को समाप्त किया। जो यमुना दिया उसको खत्म किया। पूर्वजों ने जो गांव दिया, हम गांव को तबाह किया। जो जंगल दिए उसको उजाड़ दिया, जो पहाड़ दिया उसको दरका दिया, जो भूमि दी उसको बंजर बना दिया। कौन सी चीजें आने वाली पीढ़ी के लिए तुम छोड़ के जाना चाहते हो, इस पर कहीं कोई बहस नहीं है। न्यूज का मतलब केवल सत्ता, केवल जुगाड़, केवल जातिवाद, यही सब चर्चा हो रही है, जो निषेधात्मक है। मुझे लगता है कि भारत राष्ट्र समर्थ और सबल तभी बनेगा जब भारत का जनगण मन जागृत होगा, वह अपने सवालों को लेकर आगे बढ़ेगा। सीधे तौर पर मैं राजशेखर व्यास के पास आना चाहता हूं कि मौजूदा समय में आपकी प्राथमिकता में कौन से सवाल महत्वपूर्ण हैं, और उन सवालों को जेपी की दृष्टि को नई सदी में कैसे हम एप्लीकेशन में ले आ पाएंगे। राजशेखर व्यास जी। दुष्यंत की चंद 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। दुष्यंत की एक पंक्ति है, तभी लिखा था उन्होंने जब आपातकाल की बात आई थी। एक गुड़िया की कठपुतली में बहुत जान है, शायर ये तमाशा देख के बहुत हैरान है। ध्यान दीजिएगा, गुड़िया यहाँ उन्होंने इंदिरा जी को कहा है। एक गुड़िया की कठपुतली में बहुत जान है, शायर ये तमाशा देख के बहुत हैरान है। कल नुमाइश में मिला था वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। एक बूढ़ा आदमी है
इस मुल्क में, या यूं कहूं एक बूढ़ा आदमी है इस मुल्क में, या यूं कहें, इससे अच्छी पंक्ति, जब दूरदर्शन में था तो हमने प्रकाश झा से जयप्रकाश पर एक फिल्म बनवाई थी, लगभग 2 करोड़ रुपए उन्हें दिए थे, वो 20 लाख रुपए में बना लाए। और उन्होंने उस फिल्म में ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी, हेलो आप सुन रहे हैं ना? जी जी, आवाज आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोला जाए जी। हाँ, जय बाबू को बहुत, जैसे मैं बाबा को सुन रहा था, बाबा ने शुरुआत करते हुए बहुत सुंदर बात कही है, और मैं इसे अक्सर अपने ग्रंथों में लिखता रहा हूं कि जो माथे पर एक रामायण रखे घूम रहा है कट्टर हिंदू, या माथे पर कुरान शरीफ रखे घूम रहा है कट्टर मुसलमान, ऐसे एक दास कैपिटल रखे घूम रहा है कट्टर कॉमरेड, ये तीनों एक ही जात है। बल्कि मैंने तो आगे बढ़कर लोकसभा टेलीविजन में एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा था कि विचारधारा का पट्टा भी कुत्ते के पट्टे की तरह पहना हुआ लोगों ने। अभी संपूर्ण क्रांति को और आपातकाल को बीते बरसों बरस हो गए, हम उसकी बरसी क्यों मना रहे हैं, इस पर बहस हो। पहली बात तो यह कि क्या वो सफल थी? मेरी दृष्टि में संपूर्ण क्रांति भी बहुत बड़ी विफलता है। वो इसलिए विफलता है कि जयप्रकाश बाबू आजादी की लड़ाई के तत्काल बाद ही जय बाबू को प्रधानमंत्री पद के भी प्रस्ताव मिले थे, बाद तक मिले हैं, जवाहरलाल जी भी चाहते थे, जय बाबू आए नहीं, और वे सर्वोदय और कई जगह चले गए। बाद में उनको कई लोगों ने पलायनवादी और भगोड़ा भी कहा। लेकिन इस प्रकार की फिल्म में जब वो बना के लाया कि ये पूरी लड़ाई तो लालू और समाजवादी लोग लड़ रहे थे, गुजरात और बिहार के छात्र नेता लड़ रहे थे, जय बाबू तो अन्ना हजारे की तरह हीरो बनकर आए, तो मैंने उस फिल्म का विरोध किया और उस फिल्म को रुकवाया। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उस फिल्म को ले गए और लोकसभा में ये तक बना दिया कि आपातकाल का समर्थन कर रहे हैं राजशेखर जी। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि फिल्म में ये नहीं दिखाया गया कि आपातकाल लगाया क्यों गया था। आज भी हम उस स्थितियों पर विमर्श करने को तैयार नहीं है कि आपातकाल की जरूरत क्यों पड़ गई थी। विनोबा ने उन्हें अनुशासन पर्व कहा था, क्यों कहा था? विनोबा को हमने उस समय मौनी बाबा कहकर नकार दिया। अभी योगेंद्र जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि क्या इस पूरी संपूर्ण क्रांति में, मैं जब जो विषय था वो बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीति में संस्कृति, आज आपको कहीं संस्कृति दिखाई दे रही है कि विकृति दिखाई दे रही है? विकृति जो राजनीति में आई है वो संस्कृति के अभाव में आई है। संस्कृति में राजनीति थी तो आपको साहित्यकार, लेखक, कलाकार, विद्वान सब लोग मिलते थे। देखिए, इस देश को समझना बहुत मुश्किल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आम आदमी ने इंदिरा जी को दंडित कर दिया था, जो करना था, राजनारायण से चुनाव हरवा दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जो बूढ़े लोग सत्ता में आए, चरण सिंह से लेकर मोरारजी भाई, जगजीवन राम से लेकर फलाने, ये सब भी सत्ता के सुख की लड़ाई हो गई। और फिर ये शाह कमीशन लगा। वो देश बहुत भावुक देश है। जब देखा कि जवाहर की बेटी को, ये जवाहर को कोर्ट के बाहर जवाहर की बेटी बैठी है, संजय गांधी के कंधे पर सिर रखकर रो रही है, इसी देश ने, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। चर्चिल भी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए थे, इंदिरा गांधी फिर आ गई, क्योंकि लोगों को लगा कि हम दंडित कर चुके हैं, आप क्यों दंडित करना चाहते हैं? वही कुछ विकृतियां देखी। और उसी जयप्रकाश के मूवमेंट से क्या हुआ, उनके कंधे पर सवार होकर कुछ ऐसे लोग भी इस राष्ट्र में मुख्य धारा में आ गए, जिनके आने पर आज बहुत लोगों को ताज्जुब है। अब ये बरसी हम मना करके जय बाबू को नहीं याद कर रहे हैं। जय बाबू होते तो बेहद निराश होते, और वो निराशा में ही मरे, क्योंकि प्रकाश झा ने उनको हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाया था फिल्म में। मैंने फिर फिल्म इसलिए भी रोकी थी। 50 वजह हैं, वो सब फाइल पे नोटिंग है, सुप्रीम कोर्ट तक बहस गई। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्या जयप्रकाश की लड़ाई संपूर्ण हुई? इस जय बाबू से बहुत पहले भगत सिंह ने एक बात कही थी जिस पर लोगों का ध्यान नहीं है, वापस बुलाने का अधिकार। जिन्हें हम चुनते हैं वे क्या वहां जाकर हमारी बात करते हैं, हमारी बात कहते हैं, या साहित्य और संस्कृति की बात करते हैं? अगर वे नहीं करते तो उन्हें वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। तो जैसे चुनने का अधिकार है, ऐसे वापस बुलाने का अधिकार भी बहुत आवश्यक है। मेरा यही एक
सवाल है कि ये एक अधूरा स्वप्न था संपूर्ण क्रांति, वो संपूर्ण हो नहीं पाई। और ये जो हमने हमारे सामने एक अन्ना हजारे वाली भी क्रांति देखी, क्रांति की कार्बन कॉपी, चौथी कॉपी, आपको ज्यादा दुख होगा कि नई पीढ़ी को कैसे इसने दिशाहीन कर दिया। इनकलाब के सपनों से नई पीढ़ी गांजा भांग ड्रग एडिक्शन पे चले गई है, क्योंकि उनके सामने देखा कि ये तो सत्ता की लड़ाई की क्रांति थी। तो जो अब इनकलाब भगत सिंह का सपना कभी पूरा हो सकता था, उसकी संभावना भी शून्य हो गई, क्योंकि अब 15, 20, 25 साल तक तो ये पीढ़ी इस तरह के किसी झांसे में नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन वो मौन मुख क्रांति कर देती है। वो आपने तब भी देखा और अब भी देखा। लाख प्रणय राय, विनोद दुआ और योगेंद्र यादव एनालिसिस करते रहते थे, तब भी उन्हें नहीं मालूम था कि पूरे देश का जनमानस कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए बैठा हुआ है। इंदिरा गांधी जैसी सशक्त आयरन लेडी और एक राजनारायण जैसे उस समय के विदूषक मस्खरे से चुनाव हार गई। लाख बड़े समाजवादी नेता थे, पर वो मस्खरे थे। उनसे चुनाव हरा देना ये जनता का जवाब होता है। यही जवाब अब भी जनता जहां जहां दे सकती दे रही है। मेरा स्वप्न यह है कि वो संपूर्ण क्रांति की विफलता पर मंथन किया जाए, क्योंकि उसकी सत्ता में जो आए थे, चाहे सुषमा जी हो चाहे लालू जी हो, जो भी लोग सत्ता में आए वे सबसे पहले जयप्रकाश को भूले हैं। उन्हें रामविलास पासवान सबका नाम। फिर सत्ता की राजनीति या राजनीति में संस्कृति की बात की जाए, जो विकृति आ रही उस पर बहस की जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजशेखर जी। अभी उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से जो विकृति, और उन्होंने अपनी बात शुरुआत जो है, अपनी बात की शुरुआत उन्होंने दुष्यंत की पंक्ति से की। तो मुझे लगता है कि उस बात में जोड़ते हुए मैं आदम गोंदवी को याद करते हुए मैं कह रहा हूं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश के आजाद है। कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। उसी फुटपाथ पर आबाद हिंदुस्तान की जो आवाज जेपी बन रहे थे, जो सपने देख रहे थे कि समाज को बदल डालने की, समता और स्वतंत्रता को, समानता को, अवसर की स्वतंत्रता को बहाल करने की, निश्चित रूप से वो केवल गीत बनकर रह गई, यादें बनकर के वो सारी चीजें रह गई है। क्या करना है? हम रोते रहेंगे? ये रुदाली परंपरा में कब तक बहस करेंगे? क्योंकि जो मुख्य धारा की कथित मीडिया है, जिसको तमाम प्रकार की जो सम्मान की बातें नवाजते हैं, गोदी मीडिया है और बिकी हुई मीडिया, तमाम प्रकार की बातें। लेकिन हमारे पास जो तकनीक ने जो औजार दिया है, आज जिस दलित वंचित को बोलने का अधिकार नहीं था, वो मीडिया के सामने चेहरा लाने के लिए पागल हुआ करते थे। एक अखबार में एक पंक्ति छप जाए, इसके लिए पागल होती थी जनता। लेकिन आज उसके हाथ में विज्ञान और तकनीक ने औजार दिया है। क्या दलित क्रांति, वंचित क्रांति, क्या सर्वहारा के उदय की बातें हो सकती है? क्या समाज परिवर्तन का यह जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो हम नेटिजन हो गए हैं, अब तो इस देश में कोई सिटीजन है नहीं, सब लोग नेटिजन हैं। यह जो नेटिजन है, इस तकनीक का इस्तेमाल करके एक बेहतर समाज कैसे बना सकते हैं? मैं सीधे तौर पर मैं आना चाहता हूं एम एन ओझा जी के पास में। ओझा जी, जहां से डॉक्टर योगेंद्र और राजशेखर जी ने अपनी बात रखी है, इससे आगे क्या सोचा जाए, क्या बेहतर हो सकता है? एम एन ओझा जी। धन्यवाद बाबा विजेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत बेहतर आ रही है आवाज आपकी। श्री राजशेखर व्यास जी ने दुष्यंत कुमार के जिस शेर को उठाया था, ये एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो कि इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। अंधेरी कोठरी का रोशनदान बनकर आए थे जयप्रकाश। दुष्यंत कुमार 30 दिसंबर 1975 को उनका निधन हो गया था, और आपको मालूम है कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल के दौरान चले गए थे। एक दो पंक्तियां और मैं कहना चाहता हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का आंधा तमाशबीन नहीं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं, ताजुब है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये दुष्यंत कुमार उसमें रेडियो में काम करते थे इलाहाबाद में, हालांकि अंत में
भोपाल में रहा करते थे। दोस्तों, जैसा कि व्यास जी ने कहा भी कि अंधेरी कोठरी का रोशनदान बन के आए जयप्रकाश, क्योंकि जब तानाशाही, इंदिरा गांधी की तानाशाही जिस ढंग से काम कर रही थी, कोई साहित्यकार, कोई लेखन कर्मी, कोई पत्रकार, एक मैं किताब बीच में पढ़ा था जिसमें कुलदीप नैयर का एक जिंदगी काफी नहीं है, जिस ढंग से उन्होंने उसमें व्याख्या किया है कि इमरजेंसी के दौरान क्या स्थिति थी, और जो विद्याचरण शुक्ला उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करते थे, वो किस तरह अभिव्यक्ति की आवाज को दबा दिया गया था और किस तरह पत्रिकाओं के और पेपर के हेडलाइन बंद कराते थे, डेली मॉर्निंग में हेडलाइन बंद कराते थे कि क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, जब तक हम बीते हुए 50 साल को अगर आज के वर्तमान से नहीं जोड़ेंगे तो वो कोरम पूरा नहीं होता है। क्या वो स्थिति बदल गई है? अभी मैं बीच में किताब देखा था, राष्ट्रवाद का अयोध्या कांड। आपके टॉपिक देखकर हमको याद आया, वशिष्ठ नंदीगुरु उसमें है, राष्ट्रवाद का अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के क्या असर हुआ हमने देख लिया। जो एक नैरेटिव गढ़े जाते हैं राष्ट्रवाद का और एक सेकुलरिज्म का और उसमें प्रगति का, विकास का, क्या आज भी राष्ट्रवाद पर क्या कोई संकट है? आपकी जो टॉपिक है ये राजनीतिक संस्कृति और सांस्कृतिक राजनीति। वस्तुतः जब कार्यपालिका जब लड़खड़ाने लगती है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है, और इस दौरान वैसा ही हुआ था। जब 12 जून को जगमोहन ने अपना फैसला दिया, उस याचिका के समर्थन में जो राजनारायण ने दिया था, और उसमें रायबरेली चुनाव को रद्द कर दिया गया था और 6 वर्ष के लिए इंदिरा गांधी पर पाबंदी लगा दी गई थी। आप चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी संवैधानिक पोस्ट पर काम नहीं कर सकते, और 15 दिन केवल टाइम दिया गया था अपील कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। अब सोचिए 15 दिन जो होता है, 12 को किया गया था, 27 जून होता है, और इसी हड़बड़ी में 25 जून की रात्रि में इमरजेंसी लागू की गई 1975 में। और उसके बारे में कहा जाए तो बहुत ज्यादा है, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आप इस हड़बड़ी को सोच सकते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। अशोक आवाज सर, आ रही है? फ्रेम में आ जाइए। जी 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 ओझा जी। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। उसी तरह के राष्ट्रपति है जिस तरह का राष्ट्रपति आज भी है, जो एक तमाशा इसी तरह का राष्ट्रपति को रखना चाहता है, जो बैठ जाए, खड़ी हो जाए, इस तरह की आवाज ये मिलाता रहे। दोस्तों, लेकिन जो एक साहित्यकार हो उसकी आवाज नहीं बंद होती है। जब जयप्रकाश पर जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान पटना से किया जयप्रकाश जी ने 5 जून को, आज के 50 साल पहले, तो उस समय आपको याद होगा संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां थी। समानतम 7 को जानते हैं: सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति। जयप्रकाश में 3 और चीज उसमें जोड़ा था। वो था बौद्धिक क्रांति, वो था शैक्षणिक क्रांति, और वो थी आध्यात्मिक क्रांति। ये 7 थे। अब सोचिए कि सामाजिक, आर्थिक से लेकर के अगर आप आध्यात्मिक तक आते हैं तो आप कहां तक पहुंचते हैं, और इसके सफलता में कितना संदेह रहता है। सफल नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम पांडिचेरी की उस आश्रम में पहुंचना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने अपना जिंदगी तो एक अंडरग्राउंड से किया था बहुत क्रांतिकारी रूप में, और आध्यात्मिक उस चेतना तक पहुंचा था। सावित्री की किताब पढ़िए तो मालूम हो जाएगा। मार्विन घोष की बात कर रहा हूं।
लेकिन पूर्णतः सफल होना बहुत मुश्किल है। खैर, जी। मैं जिस अगर टाइम हो जाता आप बता दीजिएगा, हमको टाइम का ज्यादा आभास नहीं रहता। तो सभी तो एक आप राउंड, देख रहे हैं कि ओझा जी ये जो एक राउंड हम लोग बोल लें, तब दूसरे बार में हम लोग को आएगा, तब सभी लोगों का एक इंटरेक्शन हो जाए, तब फिर जब बातें निकलेगी तब बात रखने में आपको भी अच्छा लगेगा। जी। तो तो उस समय जब इन्होंने आह्वान किया था तो जयप्रकाश के सामने बहुत स्पष्ट था कि नहीं, मैं इसको लागू करूंगा। जयप्रकाश आपको मालूम था कि अमेरिका में कम्युनिस्ट थे, लेकिन जब 1929 में लौट कर आए अपने देश में आए तो उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट ज्वाइन किया। और कांग्रेस सोशलिस्ट क्या करती थी, भारतीय कांग्रेस को हेल्प करती थी और वामपंथियों को रोकती थी, कम्युनिस्टों को रोकती थी, उनको उभार को रोकती थी। और उस समय जयप्रकाश नारायण, जैसा आप बतला रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा मैं बोल दूं कि वो जब 1942 पे सभी महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन अरेस्ट हो गए थे, तो जयप्रकाश उस समय उत्तर भारत में लीड किया था 1942 की क्रांति को, जो कि और उस समय जयप्रकाश के ऊपर दिनकर ने, जो बहुत बड़े बिहार के संस्कृत कर्मी और साहित्यकार थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने लिखा सामधेनी में कि झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में, सोया है कब सबका तेज किंतु अब भी तेरे हुंकारों में, विप्लव ने उगला तुम्हें महामणि उगले ज्यों नागिन कोई, माता ने पाया तुम्हें जथा मणि पाए बड़ भागी कोई। लंबी कविता है, अंतिम 2 लाइन बोलता हूं। है जयप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का, वह सुनो भविष्य पुकार रहा, यह दलित देश कतराता है, सपनों का नेता जयप्रकाश भारत का भाग विधाता है। जयप्रकाश का नेतृत्व जब मिला गुजरात को, और गली गली में चोर है, चीमन भाई चोर है, और वहां पर जब उनको सफलता मिली और उस सफलता के सूत्र को फिर बिहार में आजमाया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया पटना के गांधी मैदान से, और फिर सिंहासन खाली करो की जनता आती का नारा दिया दिल्ली से इमरजेंसी लागू होने के बाद, तो इसके बाद तमाम जो युवा वाहिनी जो थी, सबको लगा कि जयप्रकाश ही इस अंधेरी कोठरी के रोशनदान है। और क्या करना है ओझा जी, अब क्या करना है? जो मौजूदा चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को आप किस रूप में देखते हैं? इतिहास तो है, लेकिन जो आपका वर्तमान है, जो भविष्य है, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, जो साहित्यकार होते हैं उनकी बहुत बड़ी नजर होती है। प्रेमचंद से शुरुआत किया था हमारे वक्ता महोदय ने। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य जो है ना, राजनीति के पीछे चलने वाली नहीं, आगे चलने वाली मिसाल है। जिस जयप्रकाश पर जब लाठियां पड़ी गांधी मैदान में, तो जयप्रकाश पर पड़ी लाठियां लोकतंत्र की, पोल खू गया शासक दल के महामंत्र की। नागार्जुन ने कविता लिखा, इंदु जी क्या हुआ आपको, शासन के चूर में भूल गई बाप को। और उसी नागार्जुन ने जब 1977 में जब सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, तो उसी ने लिखा, इस सत्य को लंकवा मार गया है और धड़ के ऊपर की मशीनरी बेकार हो गई है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इतने सारी पार्टियों को लेकर आपने जो बनाया था, तो उसको फेल होना ही था। जब विनोबा भावे बोल रहा है कि अनुशासन पर्व है, और एक और इसका मतलब है कि सर्वोदयी नेताओं में विभाजन हो गया। जयप्रकाश जिस आंदोलन के सूत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हीं का एक नेता बोल रहे हैं कि नहीं, कि खिचड़ी अनुशासन पर्व है, तो उस पर भी नागार्जुन ने कविता लिखा। लेकिन मैं कविताओं का दौर नहीं करना चाहता हूं। ओझा सर, जो क्या है कि अब मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, एक बार श्याम जी के पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी श्याम सर के पास में आना चाहता हूं। श्याम सर, आप तो रंग कर्मी हैं, रंगों की समझ है। ये जो बदरंग होती हुई दुनिया है, इस बदरंग होती हुई दुनिया में आप सपनों का कौन सा रंग डालना चाहते हैं? जो इंद्रधनुषी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसमें से कौन सा रंग निकाल करके, हर जगह अर्थ खोते शब्द का यह संधि काल है, सारे शब्द अर्थ खो रहे हैं। कलाकार अगर किसी को कह दें तो कहेगा कि कलाकार मतलब अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ये बहुत बड़ा कलाकार है, मतलब धूर्त है। मतलब कला अपना अर्थ खो चुकी है और आप कला की दुनिया में है,
तो मैं वही जानना चाहता हूं कि इस बदरंग दुनिया में अपने सपनों के रंग को किस तरह से सजाना चाहते हैं श्याम शर्मा जी। आदर प्रणाम। सबसे पहले मैं देश रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। आज पूरा भारत किसी न किसी रूप में संपूर्ण क्रांति को की अर्ध शताब्दी अपने अपने अनुसार मना रहा है। हमारे विद्वान वक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाला कि संपूर्ण क्रांति कैसे फेल हुई, कैसे वो पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पाई। ये इतिहास है, पर हम जो जागरूक नागरिक हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको ये विचार करना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति का में सबसे अहम भूमिका कलाकार, साहित्यकार, नाटककार, चित्रकारों की थी। वो एक बौद्धिक आंदोलन था। मैं एक साधारण नागरिक होने के नाते राजनीति के बहुत गहरे पहलुओं में और एक कलाकार होने के नाते मैं डूबना नहीं चाहता। मैं तैरना चाहता हूं। हर राजनीतिक पार्टी के पास अगर कोई अच्छे उसूल हैं तो मुझे उसे लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मित्रों, मैं अपने वक्तव्य में, छोटे से वक्तव्य में, जयप्रकाश जी के सानिध्य में जो मैंने प्रेरणा मुझे मिली उसको रेखांकित करना चाहता हूं कि मैंने कैसे संपूर्ण क्रांति को अपने अंदाज से देखा। मित्रों, सन 1974 में मैं कला महाविद्यालय में शिक्षक था। मेरे साथ बिरिशरदा हमारे अग्रज शिक्षक थे। हम दोनों की मानसिकता एक थी। आगाज हुई, कल गांधी मैदान में जयप्रकाश जी की सभा होगी। हम लोग भी उत्सुकता बस गए। जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया कि देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस समय संपूर्ण क्रांति कितनी आवश्यक है। हम आए, उन्होंने के एक एक शब्द ने, एक एक वाक्य ने मंत्रमुग्ध कर दिया। हम कलाकारों ने ये सोचा कि जयप्रकाश जी से मिलकर शायद कोई मार्ग हमको मिले जिससे हम भी इस आंदोलन से जुड़ें। आदरणीय सच्चिदानंद जी उनके सचिव थे, बिरिशरदा के बड़े निकट थे। हमने समय हमको मिला, हम चरखा समिति कदम कुआं में उनका आवास था, वहां गए। देखा सफेद कुर्ता पाजामा पहन के, काले फ्रेम का चश्मा और उससे झांकती अनुभवी आंखें। क्या बात है जी। और उन आंखों से उन्होंने पढ़ लिया कि हम कलाकार हैं। परिचय के बाद हमने निवेदन किया कि हम भी संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। जयप्रकाश जी मुस्कुराए और बोले, मैं आपको एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं जो गांधी जी का है। एक बार गांधी जी केरल में प्रवास कर रहे थे। एक अंग्रेज युवक उनसे मिलने आया और कहा कि मैं आपके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ना चाहता हूं, मैं क्या करूं। गांधी जी ने उससे उसका परिचय पूछा। उसने बताया, मेरा नाम लॉरी ब्रेकर है और मैं आर्किटेक्ट हूं और केरल में रहकर काम करता हूं।
गांधी जी ने कहा, आप जहां से आए वहीं जाइए और गरीब और समाज के अंतिम लोगों के लिए ऐसे घर का डिजाइन कीजिए जो उपयोगिता के साथ सुंदरतम हो। यही आपकी देश सेवा है, यही आपका आंदोलन से जुड़ने का प्रयास है। जो जहां हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, सब ईमानदारी से अगर अपने कर्तव्य का निर्वाह करें तो निश्चित रूप से कोई भी क्रांति सफल हो सकती है। ये मंत्र जयप्रकाश जी से हमने सुना और हम समझ गए कि हम कलाकार संपूर्ण क्रांति के कैसे जुड़ सकते हैं। और हमको ये पता है कि कोई भी ललित कला समाज में आमूल परिवर्तन नहीं कर सकती, पर यह भी ध्रुव सत्य है कि कला संस्कृति एक ऐसी भूमि का निर्माण करती है जिसमें परिवर्तन हो। वो आंदोलन की भूमि तैयार करती है कला संस्कृति। वो जनमानस में उतरकर उनके मानस को झकझोर कर देश प्रेम या जो आदर्श है उसकी तरफ बढ़ाती है। हम कला शिक्षकों ने अगले दिन अपने छात्रों को बुलाया और उनसे कहा कि आप पोस्टर बनाइए। उन्होंने रातों रात मिलके 50 पोस्टर बनाए और मुझे आज भी याद है, हमारा एक विद्यार्थी अरुण मिश्रा था, उसने उन पोस्टरों को पटना में डाक बंगला चौराहे पे लखनऊ स्वीट हाउस के सामने फुटपाथ पर लगाया। देखते देखते ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिस आई। उस दिन हमने समझा कला की सामर्थ्य क्या है। बेहतरीन। ट्रैफिक जाम हो गया, पुलिस ने निवेदन किया कि आप यहां से ये प्रदर्शनी हटा लीजिए क्योंकि इससे जनता को असुविधा होती है। निश्चित रूप से अगले दिन हम लोगों ने उस प्रदर्शनी को आर्यावर्त के सामने किया। आम जनता की भीड़ इकट्ठी होने लगी और ये पहला मौका था जब नगर के प्रबुद्ध बौद्धिक साहित्यकार, कलाकार, नाटककार, कवि और साधारण जन एक साथ इकट्ठे हुए। उस जनसमूह को देखकर कवियों ने दिनकर जी की कविता सुनाई, जो अभी भाई जी ने, कवि सत्यनारायण ने, गोपी वल्लभ सहाय ने, और भाई साहब नागार्जुन जी से पहली दफे कविता मैंने वहीं सुनी। इंद्र जी क्या हुआ आपको, गांधी को भूल गई, तार दिया बाप को, और अंत में है छात्रों के खून का चस्का लगा आपको। मित्रों, गली मोहल्ला टोला के लोग रामगोपाल दीक्षित की कविता गाते, जयप्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है। क्या समय था। एक जनमानस में एक बदलाव का जो जोश संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के समय देखा हमने। और हमारे उन चित्रों में से एक चित्र तत्कालीन पाक्षिक पत्रिका दिनमान के कवर पेज पर छपा। पूरे देश ने कलाकारों की भूमिका को देखा। रेणु जी के आयोजन में सारे बौद्धिक शहर के, देश के, प्रांत के इकट्ठे होकर मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। शायद ये पहला मौका था जो हमारी सरकार को मौन संवाद पहुंच पाया। हम लोग कॉफी हाउस में बैठते थे, एक ही चर्चा,
सब अलग अलग टेबल पर थे कि अब क्या होगा, अब क्या करना है। कैसे दिन थे वो, कैसे जोश भरे दिन थे। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, कुछ स्वार्थी राजनेता छद्मवेश में उस आंदोलन में जुड़ गए और उसको स्वार्थ परक बनाकर इस्तेमाल करने लगे। धीरे से हम कलाकार, चित्रकार उस आंदोलन से अपनी दूरियां बनाने लगे, क्योंकि हम राजनेता नहीं बनना चाहते, हम कलाकार बनना चाहते हैं और कला के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की भूमि तैयार करना चाहते हैं। परंतु बड़े दुख की बात है, कुछ स्वार्थी तत्व उसमें जुड़ गए और जयप्रकाश जी की उस स्वप्न को रातों रात तोड़ दिया। मित्रों, जब जयप्रकाश जी चंडीगढ़ जेल में थे तो उन्होंने कविता भी लिखी, एक था चिड़ा। उसमें उन्होंने अपने मर्म को उस कविता में बताया है। ये जो राजनीति की कला और कला की राजनीति, हमारे विद्वानों ने बड़े गंभीरता से विचार किया। परंतु जो गलती जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के समय हो चुकी है, वो गलती आगे न हो। वो बौद्धिक समाज जो कभी साहित्यकार, रचनाकार, नाटककार, फिल्मकार एक साथ जुड़कर स्वार्थ रहित होकर जब तक आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये संपूर्ण क्रांति का आगाज सिर्फ आगाज होके रह जाएगा। अगर हमको जयप्रकाश जी के सपनों को साकार करना है तो निर्विकार भाव से सांस्कृतिक बदलाव करना होगा। अपनी संस्कृति से जुड़कर कैसे बदलाव किया जाए, कैसे समाज में समरसता पैदा की जाए, इस पर विचार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत लोकनायक जयप्रकाश नारायण कला संस्कृति फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं कि इस आयोजन में मुझे भी आमंत्रित कर लिया और इस यज्ञ में एक आहुति मैंने भी दे दी। ये मेरा सौभाग्य है। मित्रों, आप सब विद्वान हैं, तरह तरह से चर्चा करके निश्चित रूप से इस चर्चा से अमृत निकलेगा जो भविष्य में हमारा पाथेय बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। आप जी प्रणाम प्रणाम। आपने सर अभी देखा कि क्या संवाद की कला और कला का संवाद अभी आपने देखा, उस शिल्प को देखा, उस रंग को देखा। अशोक जी, आप भी कला मर्मज्ञ हैं और कवि भी हैं, लगातार मैं आपको पढ़ता भी रहता हूं। अब इतनी ही बातें हैं कि संपूर्ण क्रांति को आपने देखा है, आपातकाल को भी झेले नहीं होंगे, देखे तो अवश्य ही हैं आप। तो उस दुस्वप्न और स्वप्न के बीच जो हकीकत और फसाने की कहानी है और नई जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम संपूर्ण क्रांति को किस तरह से देख रहे हैं और नई पीढ़ी को टोटल रिवॉल्यूशन ना सहे, आंशिक क्रांति भी घटित हो जाए, इसको लेकर के आप निजी तौर पर क्या विचार कर रहे हैं और अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बदलने का क्या प्रयास करते हैं और क्या करना चाहिए? अशोक जी। आपका आवाज म्यूट है, आप साउंड आप जी आपका साउंड पहले ऑन नहीं, आवाज माइक म्यूट है सर जी। हेलो, दिस इज नाउ ओके? आवाज आ रही है जी? ओके जी, पुनः अपनी बात कह रहा हूं। आपने मुझे संवाद में आमंत्रित किया, भागीदार बनाया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और इतने विद्वतजनों को सुनने के बाद में मुझे लगता नहीं कि मैं कोई अपनी मौलिक बात कह पाऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा। जैसा अभी आपने कहा कि मेरा अपना अनुभव क्या है और मैं क्या सोचता हूं, विशेष रूप से जो विषय आपने दिया है
संस्कृति बनाम राजनीति और राजनीति बनाम संस्कृति। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े व्यापक परिवेश से जुड़ने वाला विषय है और इससे जुड़े हुए सभी सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार जो हमारे हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनको समझने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए विषय अपने आप में एक कंप्लीट, एक एनालिटिकल हमें फॉर्मेट देता है। मुझे लगता है कि क्रांति जो शब्द है, ये बहुत अचानक, ये शब्द हो सकता है कि मैं शायद कुछ गलत हूं, किंतु क्रांति शब्द पिछले 50-60 साल में इतना अधिक पॉपुलर हो गया है जो लगभग मीनिंगलेस हो गया है। हमने क्रांति को इतना अधिक इसका दोहन किया है शाब्दिक स्तर पर, यानी इतना अधिक हमने इसको लूटा खसोटा है कि क्रांति का सारा जो तेज है, जो तेजस्विता है, क्रांति का जो सारा मर्म है, ये आहत हो गया है। और क्रांति महज एक तरह का, मानिए कि एक इससे सिंपल कहना चाहिए कि फॉर्मल सिस्टम टू थिंक, टू नो, टू स्पीक अबाउट। इसके बावजूद कि क्रांति के नाम पर तमाम बातें हो रही हैं, श्वेत क्रांति हो रही है, हरित क्रांति हो रही है, लाल क्रांति हो रही है और तमाम क्रांतियां हो रही हैं। और इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण जैसे बहुत बड़े पॉलिटिकल, जिनका एक ऑरा था, एक बहुत बड़ा चिंतन था और जिनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत से जो जुड़े हुए थे, सामाजिक चिंतन से, राजनीतिक चिंतन से जुड़े थे, उन्होंने भी जब संपूर्ण क्रांति की जब बात कही तो उसके साथ में सप्त क्रांति भी चल रही थी और समग्र क्रांति भी चल रही थी। तो समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति, आखिर क्या क्या सब एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो ये सभी हम जानते हैं कि जब जयप्रकाश जी ने जब संपूर्ण क्रांति की जब बातचीत की थी, उस समय समग्र क्रांति की भी बात हो रही थी। तो ये संपूर्ण क्रांति क्या है? क्या संपूर्ण क्रांति हो गई या शुरू से ही संपूर्ण क्रांति रही? मैं मानता हूं कि पटना में जब उन्होंने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया और उसके पहले लगभग 50 साल पहले से, यानी 47 साल से 50 साल पहले से हम इस स्थिति में आ गए थे कि हमने सारी राजनीतिक प्रजातंत्र की जो व्यवस्थाएं थी उनको हम लगभग अस्वीकृत कर चुके थे। यानी एक टोटल गांधी नेहरू एरा को हम लोग रिजेक्ट कर चुके थे। कम से कम जो हमारा एंटी कांग्रेस जो कम्बेंसी आई और इनकम्बेंसी आई, उसके बाद जो वोटिंग हुआ, उसमें हमने एक बड़े वर्ग को, यानी लगभग 30-40 वर्षों की राजनीति को हमने नकार दिया। जब दूसरी पार्टियां संवित सरकारें बनी और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के एंटी कांग्रेस एक रूप में, एक समग्र पॉलिटिकल चिंतन या एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सब लोग इकट्ठे हुए, और इसका सबसे पहला, सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जेपी को ही जाता है। तो हम ये मानते हैं, हमें ये कहना ही चाहिए कि यदि किसी भी तरह से, किसी भी रूप में यदि जेपी ने भारतीय प्रजातंत्र को, भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था को यदि बचाया या उसका संरक्षण किया या उसको डूबने से बचाया या इसके मूल्यों को तिरोहित होने से बचाया, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय जयप्रकाश नारायण जी को जाता है। इसका कारण ये था कि जयप्रकाश नारायण ने जब ये आंदोलन शुरू किया, उस समय या उसके कुछ दिन पहले या कुछ वर्षों पहले इस पूरे देश को लगभग 18 महीने तक श्रीमती इंदिरा गांधी ने कारागार में बदल दिया। पूरा देश एक कारागार में बदल चुका था। मौलिकता, जो स्वतंत्रता की, जो हमारी चिंतन की बात थी, मौलिकता की बातें थी, मौलिक स्वतंत्रता की बातें थी, मौलिक विचार की स्वतंत्रता की बातें थी, प्रेस की आजादी की जो बातें थी, वो सब समाप्त हो चुकी थी। और आपातकाल में सारा का सारा जो हमारा संवैधानिक चिंतन, स्वरूप, व्यवस्था, सारी सिस्टमेटिक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल जो पावर्स थी या जो हमारे अधिकार थे, वो सारे के सारे हमसे छीन लिए गए। और इस तरह से छीने गए से जैसे किसी तरह की कोई मूल्य हमारे थे ही नहीं। एज इफ वी हैड नो बैकग्राउंड, नो सिस्टम, नो हिस्ट्री, नथिंग लाइक दैट। तो सबसे बड़ा कुठाराघात जो हमारे देश में हुआ वो जनतंत्र को नष्ट कर दिया आपातकाल के समय। और उसको रिवाइवल करने के लिए
उसको दोबारा पुनर्प्राप्ति के लिए, जनतांत्रिक वैल्यूज की दोबारा पुनर्स्थापना के लिए जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति की बात कही, जो लोहिया के ही जो सप्त क्रांति की बातें थी उसी से मिलती जुली थी, उसमें कोई खास फर्क नहीं था। बट ये उसको उन्होंने क्वालिफाई किया, उनको अलग अलग तरह से अलग अलग 7 पॉइंट्स में रखा, जिसमें सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, इस प्रकार की सभी क्रांतियां थी। किंतु कुल मिलाकर के जब ये सरकार बनी कांग्रेस के बाद, जब एक सरकार सभी पार्टियों ने जब मिलजुल करके सरकार बनाई, जिसमें भाजपा के लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट तो खैर इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे, बाकी जो सारी सरकारें मिलकर के, चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, कांग्रेस ओल्ड के लोग थे, समाजवादी लोग थे, तो इन सब लोगों ने जब मिलकर के सरकार बनाई, उस सारे सरकार के बहुत थोड़े दिन बाद वो सारी सरकार इस तरह से चरमरा करके टूट गई कि जैसे किसी प्रकार की राजनीतिक कहीं देश में कहीं कोई व्यवस्था कभी रही ही नहीं थी। और इसका झटका, सबसे बड़ा झटका जयप्रकाश नारायण को लगा और उन्होंने लगभग अपने आप को सारे के सारे कर्म से, सारे के सारे राजनीति से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। तो ये जो एलियनेशन, जो जेपी का एलियनेशन था, वो दूसरी तरह के खतरों के रूप में हमारे सामने आया और उसके बाद में लगातार भारतीय राजनीति में विकृत व्यवस्थाएं पैदा हो गई और राजनीतिक दिशाहीनता की तरफ जाने लगी राजनीति। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि आज यदि हम वापस जेपी के मूल्यों की बात कर रहे हैं और इसका पुनरावलोकन करना चाहते हैं और भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वाधीनता, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय जीवन मूल्यों को यदि हम बचाना चाहते हैं और उसके लिए यदि हम वास्तव में चिंतित हैं या हमारे सभी सारोकार उस दिशा में यदि शामिल हैं, हम सब लोग, कलाकार हों, चाहे लेखक हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे पॉलिटिशियंस हो, आज दुर्भाग्य से राजनीति ने 90%, 80% जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उन पर अतिक्रमण कर दिया और बाकी जो जीवन मूल्य हैं, जिसमें सामाजिक विकास की बातें होती हैं, संस्कृति की बातें होती हैं और दूसरी बातें होती हैं, तो लगभग वो हाशिए पर चली गई। ऐसी स्थिति में हमें ये देखना जरूरी है कि जो जीवन मूल्य हाशिए पर चले गए, जिनको हमने भूल गए, जो हम भूल चुके हैं, जो तिरोहित हो गए हैं, जिनका अब हमने कॉग्निजेंस लेना बंद कर दिया है, उस दिशा में हमें पुनर्विचार करना चाहिए और सप्त क्रांति को या समग्र क्रांति को या सारी क्रांतियों को अब नई तरीके से इनको परिभाषित किया जाना चाहिए, नई तरीके से इनको समझा जाना चाहिए और सारी जनता को एक नए सिस्टम से, डेमोक्रेसी के पुनरुद्धार के लिए नए तरीके से, नए जीवन मूल्यों के साथ अपनी चीजों को सामने रखना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि यदि ऐसा नहीं होगा तो ये सारी क्रांतियां ये ठंडे बस्ते में जैसे जाती रही हैं, आगे भी जाती रहेंगी और देश वहीं का वहीं खड़ा रहेगा जो 47 के समय जो स्थिति थी, बल्कि अब स्थितियां लगातार विकृत होती जा रही है। उस विकृति से, संस्कृति को विकृति से बचाने के लिए हमें सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों को पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, उनके प्रति सतर्कता से, पूरी जिम्मेदारी के साथ में हमें क्रांतिकारी तरीके से अपने जीवन मूल्यों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। जी, मेरे ख्याल में बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्टूडियो से सिग्नल भी आ रहा है समय का और चलते चलते हम चाहते हैं कि सब लोग एक एक मिनट बोल ले, अगर समय बचेगा तो मैं डॉक्टर योगेंद्र के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर योगेंद्र, घोषित आपातकाल पर चर्चा हुई, उसकी दुश्वारियां भी हम लोगों ने रेखांकित किया कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ और संपूर्ण क्रांति की भी चर्चा हुई, लेकिन जो देश में जो घोषित आपातकाल के सामने जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो अघोषित आपातकाल है, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता दांव पर लगी हुई है, असहमत लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है और कहानी हमारे मित्र, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस साईनाथ को आप जानते हैं कि जो 70-80% विकलांग थे, किस तरह जेल में सरा करके रखा गया, जबकि कुछ भी बेचारे कुर्सी पर भी बैठ नहीं सकते थे। ऐसे भी दिव्यांग लोगों के साथ जिस तरह से अत्याचार हुए, क्या इसे अघोषित आपातकाल नहीं कहा जा सकता है? क्या कहना चाहते हैं आपातकाल को याद करते हुए, इस अघोषित आपातकाल पर क्या बोलना चाहते हैं डॉक्टर योगेंद्र? देखिए, एक जवाब तो सरकार, ये जनता ने दे दिया है
अगर चेत सके तो चेतें, नहीं तो सत्ता में नहीं रहे। यह संभव नहीं है कि संवैधानिक मूल्यों को समाप्त करके आप सत्ता में बने रहे। यह संकेत आ चुका है। और जिस जनता को हम लोग ये कह रहे थे कि 5 किलो में बिक जाती है, जिस जनता को कह रहे थे कि धर्म के नाम पर बिक जाती है, जिस जनता को कहते हैं कुछ पैसे के लिए बिक जाती है, उस जनता ने बता दिया है, सबको बता दिया है। अगर नहीं चेतना चाहते हैं और अब मानना चाहते हैं, संसद में भी जो चल रहा है उसकी एक झलक सब लोगों ने देखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश जब आज़ाद हुआ तो गांधी ने नेहरू को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन गांधी के विचारों को नेहरू ने नहीं माना, उसी समय उपेक्षित हो गए। जयप्रकाश नारायण आए और जयप्रकाश नारायण के जी का पहला काम था कि भाई संविधान को बचाओ, आपातकाल समाप्त करो, चाहे जैसे भी हो इससे लड़ो। और लड़ करके उन्होंने आपातकाल को, संविधान को, राष्ट्र के लोकतंत्र को बचाया। उनका प्राथमिक काम था। उसके साथ संपूर्ण क्रांति आह्वान हुआ। मेरे जैसे आदमी छात्रवाद संघर्ष वाहिनी का सदस्य बना। बोधगया में 10,000 एकड़ जमीन छात्रवाद संघर्ष वाहिनी ने शांतिपूर्ण ढंग से उसको जमींदारों से लिया, गरीबों में बांटा। और पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं के नाम किया गया, जमीन महिलाओं के नाम की गई। भागलपुर के इलाके में जलकर जमींदारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, असम के इलाके में लड़ाई लड़ी। वो जयप्रकाश नारायण के ही लोग थे, हम लोग सब शामिल थे उस लड़ाई में। अभी का जो दौर है, जो आप देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण को मोरारजी ने धोखा दिया, नहीं माना। और मुझे लगता है कि जयप्रकाश नारायण को इस बात का एहसास था। विभिन्न विचारों के लोग थे, बहुत तरह के कुनबेश आए। अटल बिहारी कहीं से आए, लालकृष्ण आडवाणी कहीं से आए, ये जगजीवन राम कहीं से आ रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस का एक अलग से। तो ये सब लोग जो आए थे तो परस्पर लड़े संसद में, और जिस तरह से लड़े तो उसमें लग ही गया था कि ये लोग सत्ता चलाने की स्थिति में नहीं हैं। और जो संपूर्ण क्रांति है, वो संपूर्ण क्रांति एकदम से दूर चली जाएगी। और उनको लगता था कि अगर छात्रवाद संघर्ष वाहिनी एक निर्दलीय संगठन बने छात्रों का, तो संपूर्ण क्रांति का बिगुल वो फूकेगा और उसके साथ वो काम करता रहेगा, क्योंकि उस पर राजनीतिक दबाव नहीं रहेगा। वो किसी क्या कहते हैं, राजनीतिक संगठनों का वो छात्र संगठन नहीं होगा। तो उन्होंने कल्पना की थी 1974 में और सब कुछ करने का प्रयास किया। जयप्रकाश नारायण को बहुत तरह से लोग देखते हैं और सफल आदमी हैं। उन्होंने आरएसएस को बढ़ाया, फलना किया, चिलना किया, लेकिन संघर्ष करने की जो क्षमता थी वो अद्भुत और बेमिसाल थी। लोगों को जो कहना है कि भाग गए, प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दिया, प्रधानमंत्री कुर्सी त्यागना क्या मामूली बात है? मतलब इतना आसान काम है? और कह दीजिएगा कि भगोड़ा हो गया। मान लीजिए सोनिया गांधी ने त्याग दिया तो वो क्या सामान्य काम है? मुझे लगता है छोटे छोटे पदों के लिए जब दौड़ रहे हैं, जयप्रकाश नारायण ने कुछ सोच करके ऐसा किया होगा कि समाज में सक्रिय रहेंगे, लोक शक्ति को जागृत करेंगे, उसको मजबूत करेंगे तो लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। सत्ता से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जनता अगर मजबूत होती है तो लोकतंत्र मजबूत होगा, ये उनके मन में रहा होगा। और इस दिशा में उन्होंने काम, तो उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। शायद समय ज्यादा हो गया है। समय मैं सभी मित्रों से मैं सुनता, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक सीमा है, मैं सभी मित्रों को सुनता, लेकिन फिर भी मैं ओझा जी को कहा था दोबारा लौट के आऊंगा, लेकिन फिर दूसरे डिबेट में कल और परसों लगातार इस पर बहस जारी रहेगी। और 1 घंटा का विषय नहीं है, और हम लोग को सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। दिक्कत क्या है, हम इतने अधीर होते हैं कि अपने साथियों को सुनना नहीं चाहते। जब 1 घंटा भी समाज के लिए आपके पास वक्त नहीं है, धैर्य नहीं है, अपने मित्रों को सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, उबते हैं, तो मुझे लगता है कि आप परिवर्तन के औजार नहीं हो सकते हैं, वाहक नहीं हो सकते। इतना भी धैर्य नहीं है। लेकिन ये लंबी बहस हम लोग लगातार घंटों सुनना चाहते हैं। श्याम सर से, एम एन ओझा जी से, अशोक सर से लगातार सुन करके, इससे जो बात अभी उन्होंने कही, श्याम सर नवनीत की बात, बहुत प्यारा शब्द है। और खास करके यह है कि हम लोग बहस नहीं करना चाहते। बहस जो है वो निषेधात्मक होती है, विमर्श जो है विधायक है, वो सकारात्मक है।
विमर्श से जो नवनीत निकलता है, समाज उससे आगे बढ़ता है, नई पीढ़ी उससे अनुप्राणित होती है। वह मुझे लगता है, आइए हम विमर्श से जुड़े, फिर लगातार जो बहस होगी, आप तमाम मेहमानों का, आपका जो होश है और हम लोग का जो जोश है, इस होश और जोश का समन्वय बना करके क्रांति की एक नई परिभाषा करेंगे। नए समय में, नए संदर्भ के साथ में, नई शक्ति के साथ में बने रहे हमारे साथ में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बंद